हेलो। नमस्कार दोस्तों। डीएम श्याम क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। इस डीएम श्याम क्लासेज यूट्यूब चैनल पे राजस्थान का भूगोल, जिसके अंदर पार्ट हम 11 जो 11 है वो पढ़ेंगे। पिछले वीडियो के अंदर हमने जो है चर्चा की थी राजस्थान के कला संस्कृति के बारे में, जिसके वाद्ययंत्र के बारे में। उसके बाद में हमने और जो वीडियो बनाया था 1857 की क्रांति, इंडिया के अंदर भारत की 1857 की क्रांति, उसके बारे में चर्चा की थी। और आज और उससे पिछले वीडियो के अंदर राजस्थान का भूगोल पार्ट 10 के अंदर हमने देखा था। और आज हम पार्ट 11 जो 11 है डीएम श्याम क्लासेज यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम पढ़ेंगे। और इस डीएम श्याम क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो उपलब्ध करवाए जाएंगे। और डीएम श्याम क्लासेज यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब व शेयर व कमेंट करें, लाइक करें। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो बहुत ज़्यादा आप कमेंट भी करें और लाइक भी करें, ठीक है। डीएम श्याम क्लासेज यूट्यूब चैनल है वो घर घर तक पहुंचना चाहिए, और जिससे आपका जो परिवार है, जो डीएम श्याम क्लासेज यूट्यूब चैनल का परिवार है, वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। पिछली वीडियो के अंदर हमने राजस्थान का भूगोल के अंदर भौतिक प्रदेश में थार के मरुस्थल के बारे में चर्चा कर रहे थे, ठीक है। तो जिसके अंदर हमने पिछले वीडियो के अंदर है जो भौतिक प्रदेशों के अंदर 4 पार्टों में बांटा गया था। राजस्थान के अंदर 4 पार्ट थे। उनके अंदर प्रथम हमने हड़ौती प्रदेश के बारे में चर्चा की। उसके बाद में हमने दूसरों वीडियो के अंदर जो पूर्वी मैदानी प्रदेशों के बारे में चर्चा की। और उसके बाद में हमने राहुली पर्वतीय प्रदेश के बारे में चर्चा की। और आज हम थार मरुस्थल के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जिसके अंदर हमने जो भी स्टूडेंट या जो भी मेरे फ्रेंड्स है वो पिछले वीडियो जिसने नहीं देखा है तो वो इस डीएम श्याम क्लासेज यूट्यूब चैनल पे प्ले लिस्ट पर जाकर इस वीडियो को देख सकता है। और जिससे आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो को पूरा देखने का प्रयास करें, जिससे ज़्यादा आपको समझ में आएगा। और यदि आप बीच बीच में स्किप करते जाते हो तो आपके कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। डीएम आज हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का भूगोल के अंदर राजस्थान की जो भौतिक प्रदेश है उसका थार का मरुस्थल, जिसकी विशेषता हमने उत्पत्ति के बारे में पढ़ लिया था। और उसका आज साथ में विस्तार के बारे में भी चर्चा करेंगे। जिसके अंदर विस्तार है वो 61.11% क्षेत्रफल में फैला हुआ है। इसका थार का मरुस्थल का विस्तार है वो 61.11%, 61.11% के अंदर ये थार का मरुस्थल है वो फैला हुआ है। और जिसकी जनसंख्या है वो 40% है। जनसंख्या की दृष्टि से देखें जाए तो सभी भौतिक प्रदेशों में सबसे कम जनसंख्या इसका घनत्व है वो सबसे कम है। और ये क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे बड़ा ये भौतिक प्रदेश माना जाता है, ठीक है। इसके अंदर कितने जिले आते हैं? 12 जिले इसके अंदर आते हैं। इसकी लंबाई है वो 640 किलोमीटर है। और इसकी चौड़ाई है वो 300 मीटर है, 300 किलोमीटर है। इसकी ऊंचाई भी आप पढ़ सकते हैं, 200 से लेकर 300 मीटर तक इसकी ऊंचाई है। वो आपको किलोमीटर के अंदर देखना है कि इसकी चौड़ाई है वो 300 किलोमीटर है, इसकी लंबाई है वो 640 किलोमीटर। यदि इसकी ऊंचाई पूछ ले तो 200 से 300 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है। और इसका क्षेत्रफल है वो 61.11% के अंदर है, जो राजस्थान का भौतिक प्रदेशों में सबसे बड़ा क्षेत्रफल माना जाता है। और इसका जनघनत्व है वो जनसंख्या 40% है, जिसके अंदर सबसे कम जनसंख्या निवास करती है। इसके कारण भी जानेंगे क्यों कम जनसंख्या निवास करती है। आज हम जो है भारत के आज हम विश्व के संदर्भ में भी देखेंगे कि थार का मरुस्थल है वो विश्व के संदर्भ में विशेषता के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में हम
भारत की विशेषता के बारे में पढ़ेंगे। थार के मरुस्थल के अंदर जो भारत की विशेषता है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में हम राजस्थान के विशेषता के बारे में पढ़ेंगे। थार मरुस्थल के अंदर जो विशेषता आती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। हम चलते हैं विशेषता। विश्व के संदर्भ में इसकी विशेषता देखा जाए तो आपने जब पिछले वीडियो के अंदर जो विस्तार इसके पूछा देखा था कि ये इसकी उत्पत्ति है वो ग्रेट पैलियो आर्कटिक अफ्रीका मरुस्थल के पूर्वी भाग इसका माना जाता है। ठीक है, उत्पत्ति के वीडियो के अंदर, पिछले वीडियो के अंदर हमने इसकी जो विशेषता के संदर्भ में देखा जाए तो ये अफ्रीका सहारा मरुस्थल की विशेषता के माध्यम से दर्शाया जाता है, लेकिन ये सहारा मरुस्थल का भाग नहीं है। ये ग्रेट पैलियो आर्कटिक अफ्रीका मरुस्थल का जो पूर्वी भाग है, जो ये उत्तरी अफ्रीका में फैला हुआ है। आर्कटिक मरुस्थल है जो पैलियो आर्कटिक अफ्रीका का मरुस्थल है वो कौन से अफ्रीका के अंदर फैला हुआ है। उसके बाद अरब प्रदेश में फैला हुआ है, उसके बाद पाकिस्तान के अंदर भी है, और उसके बाद भारत का जो उत्तर पश्चिम भारत है जिसे थार का मरुस्थल कहा जाता है वहाँ पर फैला हुआ है। और जो इसकी विशेषता के माध्यम देखा जाए तो ये थार का मरुस्थल यहाँ पर अरब प्रदेश के अंदर अरब स्थान पर और पाकिस्तान में से चेलिस्तान के नाम से भी जाना जाता है थार के मरुस्थल को। ठीक है, तो इसकी यदि विशेषता के संदर्भ में इसकी विशेषता करें तो विश्व के अंदर ये एक धनी मरुस्थल है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो ये विश्व का 17वां स्थान रखता है। जो मरुस्थल के अंदर देखा जाए, मरुस्थल जैसे अटाकामा है, पैटागोनिया है, सहारा का मरुस्थल है, चेलिस्तान का मरुस्थल है, अन्य जो मरुस्थल है उनकी दृष्टि से देखा जाए तो ये इसके क्षेत्रफल की दृष्टि से ये स्थान 17वां स्थान रखता है। ठीक है, उपोष्णता की दृष्टि से इसमें विश्व में स्थान कौन सा आता है? उपोष्णता कैसे, जैसे उष्ण की दृष्टि से, उपोष्णता की दृष्टि, जलवायु की दृष्टि से देखा जाए तो इसका 9वां स्थान आता है। कौन सा स्थान आता है? 9वां स्थान आता है। यहाँ पर जनसंख्या अन्य जो मरुस्थल है जैसे अटाकामा है, थार का मरुस्थल, जो अटाकामा है, पैटागोनिया है और चिलिस्तान है, ठीक है, अन्य जो मरुस्थल है उनके संदर्भ की दृष्टि से देखा तो जाए तो यहाँ पर राजस्थान का जो थार का मरुस्थल है वहाँ पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है। और जनसंख्या की दृष्टि से और जैव विविधता की दृष्टि से ये राजस्थान का जो थार का मरुस्थल है वो विश्व के अंदर प्रथम स्थान रखता है। ठीक है, और जो थार का मरुस्थल किसी प्रकार की ठंडी महासागरीय धाराएं नहीं गुजरती है, क्योंकि यहाँ पर गर्म महासागरीय धाराएं आपको पता है लू चलती है। ठीक है, जनसंख्या क्यों सबसे ज़्यादा है? क्योंकि अन्य स्थान पर जो अटका में पैटागोनिया, ये अन्य जो मरुस्थल है वहाँ पर सिंचाई की सुविधा नहीं है और न ही कोई ज़्यादा जलवायु की विशेषता, जिसके अंदर जलवायु देखा जाए तो भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जलवायु जो 2 प्रकार की जलवायु पाई जाती है, शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है। इस कारण से यहाँ पर जैव विविधता भी सर्वाधिक है और जनघनत्व भी सर्वाधिक, क्योंकि यहाँ पर 12 जिले हैं, उनमें से इंदिरा गांधी जो सिंचाई है वो 8 जिलों में लगभग करती है। इस कारण से यहाँ पर उत्पादन होता है और अनाज का उत्पादन होने के कारण से यहाँ पर जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, इसे धनी मरुस्थल की भी संज्ञा दी जाती है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। और इसके बाद में हम पढ़ते हैं कि भारत के संदर्भ में यदि क्वेश्चन ऐसे आएगा सीधा ही, जनसंख्या की दृष्टि से थार का मरुस्थल विश्व की विशेषता पूछ ले तो जनसंख्या में प्रथम स्थान है, जनघनत्व में प्रथम स्थान है, जैव विविधता में प्रथम स्थान है। इसकी यदि जलवायु पूछे तो शुष्क व अर्ध शुष्क जलवायु है। और यदि इसका जो स्थान पूछ ले तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान 17वां है, उपोष्णता की दृष्टि से 9वां स्थान है, और यदि जैव विविधता जनसंख्या की दृष्टि से पूछे तो प्रथम स्थान है, आपको बताना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो साथ साथ में। थार के मरुस्थल विश्व की शक्ति ग्रह के रूप में भी जाना जाता है, जिसके अंदर थार का मरुस्थल, इसके अंदर क्यों कहा जाता है विश्व शक्ति ग्रह? क्योंकि अन्य जो मरुस्थल है वहाँ पर या तो परंपरागत ऊर्जा संसाधन होंगे या गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन एक ही मिलते हैं, लेकिन एक मात्र एक ऐसा
थार का मरुस्थल है, जो परंपरागत ऊर्जा संसाधन भी है और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन है। जिसके अंदर परंपरागत ऊर्जा संसाधन के अंदर प्रमुख कौन कौन से, जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस के भंडारण भी मिलते हैं। गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन देखा जाए तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस, बायोमास। और कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस जो है ये परंपरागत ऊर्जा संसाधन है। और जो परंपरागत आप समझ गए कि इनको यूज करने के बाद, इनका प्रयोग करने के बाद वापस उत्पादन नहीं किया जा सकता, इनके धीरे धीरे खपत होती रहती है। लेकिन गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन है, जैसे सौर ऊर्जा है, तो आप जब भी सूरज प्लेट होती है, वो जब आप सूर्य के सामने करोगे तो वो सूरज प्लेट दोबारा पावर आ जाता है, जिसके अंदर लाइट आ जाती है। और यदि पवन ऊर्जा भी इसी प्रकार की है, तो पवन सौर ऊर्जा के क्षेत्र देखा जाए तो राजस्थान के अंदर सौर ऊर्जा का हब माना जाता है। हब कैसे? क्योंकि 365 दिन के अंदर 300 दिन एक जो सौर ऊर्जा है, सूर्य की किरणें है, वो सीधी पड़ती है। और जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर एक क्षेत्र है जिसे सौर ऊर्जा का क्षेत्र माना जाता है। और पवन ऊर्जा की दृष्टि से देखा जाए तो भारत के संदर्भ में राजस्थान का चौथा स्थान आता है। ठीक है। बायोगैस और पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस की दृष्टि से देखा जाए तो कोयला एक विश्व की सबसे प्रमुख खान मानी, विश्व की क्या सॉरी एशिया की सबसे बड़ी खान मानी जाती है, पलाना, जो बीकानेर के अंदर है। ठीक है। पेट्रोलियम देखा जाए तो बॉम्बे क्षेत्र के अलावा दूसरा स्थान रखने वाला बम्बई के अंदर जो तट के अंदर बॉम्बे है, जहाँ पर पेट्रोलियम का उत्पादन किया जाता है। उसके अलावा यदि देखा जाए तो भारत के अंदर राजस्थान का एक क्षेत्र पेट्रोलियम उत्पादन होता है। और कोयला है वो लिग्नाइट कोयला ही पाया जाता है। प्राकृतिक गैस की दृष्टि से देखा जाए भी तो भी एक परंपरागत ऊर्जा संसाधन। इस प्रकार ये विश्व की शक्ति ग्रह के रूप में माना जाता है अन्य मरुस्थलों की दृष्टि से। ठीक है। यहाँ पर चूना पत्थर भी पाए जाते हैं। और थार और जो भारत के, अब हम पढ़ते हैं विश्व के संदर्भ में हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं भारत के संदर्भ में थार मरुस्थल की विशेषता क्या है। एक तो प्रमुख इसकी विशेषता है कि ये भारतीय थार मरुस्थल है, भारत के उपमहाद्वीप या भारत के मानसून को आकर्षित करता है या ऋतु चक्र को नियमित करता है। ये किस प्रकार ऋतु चक्र को नियमित करता है और ये आकर्षित मानसून को आकर्षित कैसे करता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। भारतीय उपमहाद्वीप, ये भारतीय क्या है, उपमहाद्वीप, जैसे म्यांमार है, पाकिस्तान है, ये भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर आते हैं, श्रीलंका। तो ये क्या होते हैं, जब भारत के अंदर ग्रीष्म ऋतु होती है, जब वर्षा ऋतु से पहले ग्रीष्म ऋतु आती है, तो तापमान क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। और तापमान ज़्यादा होने के कारण निम्न वायुदाब बनता है। निम्न वायुदाब बनने के कारण से महासागरों के अंदर उच्च वायुदाब है वो निम्न वायुदाब की ओर प्रवाहित होता है। तो इस प्रकार ये मानसून को धीरे धीरे अपनी ओर आकर्षित करता है, जिसके अंदर बाद में हम ग्रीष्म ऋतु के बाद में वर्षा ऋतु आती है। तो जो दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्पत्ति है वो इसी थार मरुस्थल के कारण से ही प्रमुख कारण माना जाता है। अन्य भी कारण माने जाते हैं, लेकिन थार का मरुस्थल भी इसको आकर्षित करता है। जैसे दक्षिण पश्चिम मानसून है वो हिंद महासागर से इसकी उत्पत्ति होती है। उसके बाद में ये बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में होते हुए ये राजस्थान के अंदर प्रवेश करता है। और 1 जून को भारत के अंदर केरल के अंदर मालाबार तट पर वर्षा करता है और लगभग राजस्थान के अंदर ये 15 जून को वर्षा करता है। ठीक है, हमने पढ़ लिया। और उसके बाद में ये ऋतु चक्र को नियमित कैसे करता है, क्योंकि जैसे जैसे आपने सुना होगा और आपने किताबों के अंदर पढ़ा होगा कि ऋतु चक्र कैसे, जैसे पहले आई ग्रीष्म ऋतु आती है तो तापमान ज़्यादा होता है और तापमान ज़्यादा होने के कारण निम्न वायुदाब बनता है और निम्न वायुदाब बनेगा तो ये वर्षा अधिक होगी और वर्षा अधिक होने से अच्छी क्या होगी,
सर्दी आएगी और अच्छी सर्दी होगी, तो उसके बाद धीरे धीरे ये ऋतु चक्र को नियमित भी करता है और इस प्रकार निम्न वायुदाब बनता है, तो ये मानसून को आकर्षित करता है और ग्रीष्म ऋतु के अंदर तापमान में वृद्धि होती है और तापमान वृद्धि होगी तो रेडोन गैस की वृद्धि होगी। रेडोन गैस थार के मरुस्थल के अंदर क्या पाया जाता है, रेडोन गैस पाई जाती है, उसकी वृद्धि होगी तो वृद्धि होने से अपने आसपास जो नमी है उनका क्या करेगी, अवशोषण करेगी और अवशोषण करने के बाद यह शुष्क बना देती है, मिट्टी को क्या बनाएगी, शुष्क बना देती है और नमी अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। इस कारण से रेडोन गैस की प्रधानता मानी जाती है। क्वेश्चन ऐसे भी आएगा कि थार मरुस्थल में कौन सी गैस की प्रधानता मानी जाती है, तो रेडोन गैस की प्रधानता मानी जाती है। रेडोन गैस है जो वृद्धि किस कारण से होती है, तो तापमान वृद्धि के कारण से भी होती है ग्रीष्म ऋतु में। और रेडोन गैस से ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, रेडोन गैस से क्या प्रभाव पड़ता है थार के मरुस्थल में, तो नमी को अवशोषण करने से ये निम्न वायुदाब बनता है और निम्न वायुदाब बनने के कारण से थार का मरुस्थल में अपनी ओर मानसून को आकर्षित करता है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। आज तो धीरे धीरे क्लासें लगा रहे हैं। अब हम पढ़ते हैं राजस्थान के संदर्भ में थार का मरुस्थल के बारे में। राजस्थान के संदर्भ में थार के मरुस्थल क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए, 4 भौतिक प्रदेशों में, हमने बता दिया था पहले ही, 4 भौतिक प्रदेशों में सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। ये तो आपको क्लियर हो गया, जिसके अंदर 61.11 क्षेत्रफल परसेंटेज है। ठीक है, जनघनत्व जनसंख्या पूछे जाए तो 40% है। इसका जनघनत्व सबसे कम है, लेकिन इसके अंदर यदि जिले पूछ लिया जाए तो जनघनत्व जिले कौन कौन से आते हैं, तो जैसलमेर का कितना है जनघनत्व, 17 है। 17 है जैसलमेर का। बीकानेर का पूछ ले तो 78 है। उसके बाद बाड़मेर का 90 है और चूरू का 147 जनघनत्व है। यदि क्वेश्चन आपसे न्यूनतम जनघनत्व वाले जिले पूछ ले तो जैसलमेर, फिर बीकानेर, फिर बाड़मेर, फिर चूरू, ऐसे धीरे धीरे बढ़ते क्रम में आपसे पूछ सकता है। उसके बाद में राजस्थान के अंदर टर्शियर कालीन की अवसादी चट्टानों की प्रधानता होती है। और टर्शियर कालीन की अवसादी कैसे, क्योंकि जब टर्शियर काल हुआ तब राहुल उसके बाद में धीरे धीरे अवसादी चट्टानों की प्रधानता है और टर्शियर काल परतदार चट्टानें पाई जाती है। अवसादी चट्टानें कैसी होती है, परतदार चट्टानें होती है। 3 प्रकार की चट्टानें होती है विश्व पृथ्वी पर, पहली आग्नेय चट्टानें, दूसरी अवसादी और तीसरी रूपांतरित। उसके बाद में आग्नेय चट्टानें के अंदर न तो कोई जीवाश्म पाया जाता है न अन्य। उसके बाद में ये अवसादी चट्टानें आई, अवसादी चट्टानों के माध्यम से उसके अंदर जीवाश्म का उत्पत्ति हुई और जीवाश्म उत्पन्न हुआ और जीवाश्म से उसकी खनिजों की उत्पत्ति हुई, जिसके अंदर खनिज, जीवाश्म खनिज परतदार चट्टानों के अंदर अवसादी चट्टानें हैं, उनके अंदर कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, चूना पत्थर पाया जाता है। और ये राजस्थान के संदर्भ में मैंने बताया था कि अवसादी चट्टानों के अंदर क्वेश्चन ऐसे आएगा, कोयले कौन सी चट्टानों के अंदर पाया जाता है, तो अवसादी चट्टानों के अंदर, परतदार चट्टानों के अंदर। ठीक है, तो जीवाश्म खनिज भी पाए जाते हैं और कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, चूना पत्थर, ये किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं ये भी हम चर्चा करेंगे अभी। बाड़मेर सांचौर बेसिन के अंदर क्या पाया जाता है, पेट्रोलियम का उत्पादन होता है। ठीक है, सागर सब बेसिन के अंदर, जैसलमेर के अंदर प्राकृतिक गैस के भंडारण है। ठीक है, बीकानेर नागौर बेसिन पुन्नम क्षेत्र आता है जहाँ पर पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस भी है। पलाना, बीकानेर, कपूर्डी, जालिपा, बाड़मेर लिग्नाइट कोयले के लिए प्रधानता मानी जाती है। क्वेश्चन ऐसे गया कि जो पलाना बीकानेर है वो एकमात्र एक ऐसी खान है जो सबसे एशिया की सबसे बड़ी खान मानी जाती है। यदि उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए तो एशिया के अंदर उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए तो भारत के अंदर कापुर्डी, जालिपा है जो बाड़मेर है वो लिग्नाइट कोयले के प्रमुख है। यदि भारत के संदर्भ में पूछा जाए कोयला कौन सा पाया जाता है, तो बिटुमिन्स कोयला पाया जाता है। और यदि राजस्थान के संदर्भ में देखा जाए तो लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। सोनू क्षेत्र कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर चूना पत्थर का उत्पादन होता है, जैसलमेर के अंदर है। आने वाले टाइम के अंदर ये सबसे बड़ा बन सकता है। और नागौर, जोधपुर केमिकल ग्रेड चूना पत्थर पाए जाते हैं। ठीक है, और इनके अंदर बाड़मेर सांचौर बेसिन पेट्रोलियम उत्पादन के लिए माना जाता है।
जो राजस्थान के अंदर बॉम्बे क्षेत्र के अलावा यदि दूसरा स्थान पूछा जाए तो ये उत्पादन की दृष्टि या भंडारण की दृष्टि से जो राजस्थान का स्थान आता है, सागड सब बेसिन जैसलमेर प्राकृतिक गैस के लिए, बीकानेर बाड़मेर बेसिन पुनम क्षेत्र पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस के लिए, पलाना बीकानेर एशिया की सबसे बड़ी खान है, कपूरी जलिपा बाड़मेर जो राजस्थान के संदर्भ में सबसे बड़ी खान है, लिग्नाइट कोयले की खान है। यहाँ पर कोयला क्वेश्चन राजस्थान पुलिस के अंदर पिछले एग्जाम के अंदर यह भी पूछा गया था कि राजस्थान में कौन सा कोयला पाया जाता है। तो 4 ऑप्शन दे दिए गए थे जिसके अंदर लिग्नाइट, बिटुमिन से पीट, एथ्रासाइट कोयला, इस प्रकार 4 ऑप्शन दिए थे। उसके अंदर लिग्नाइट कोयला हाँ अपना को करके आना था, लेकिन कई बच्चे इसमें मात खा गए। लिग्नाइट कोयला राजस्थान के अंदर, यदि विटामिन कोयला पूछ ले तो भारत के संदर्भ वो भी पूछा जाए जो झारखंड के नागपुर का पठार है वहाँ पर लिग्नाइट कोयला। यदि क्वेश्चन ऐसे भी आ जाए एथ्रासाइट कोयला कहाँ स्थित है तो जम्मू कश्मीर के लद्दाख का क्षेत्र है, वहाँ पर जो एथ्रासाइट कोयला का है भंडारण है। ठीक है, थार के मरुस्थल के अवसादी चट्टानों की प्रधानता तो है ही है, उसके बाद में कौन कौन से क्रम की चट्टानें भी है, जैसे दहली क्रम की चट्टानें भी कुछ कुछ जगह पाई जाती है। उसके बाद मालानी क्रम के बाड़मेर के क्षेत्र जो मालानी क्षेत्र है उसके आर बार जो मालानी क्रम की चट्टानें पाई जाती है। उसके बाद ग्रेनाइट चट्टानें पाई जाती है, जैसे ग्रेनाइट ग्रेनाइट का जो भंडारण है वो जालोर के अंदर है, या ग्रेनाइट सिटी भी जालोर को कहा जाता है। इस प्रकार और उसके बाद क्रिटेशियस काल की आदि की चट्टानें भी पाई जाती है। और दहली क्रम की चट्टानें हैं वो रैलो क्रम की चट्टानें में बाड़मेर आता है। और दहली क्रम की चट्टानों को 3 भागों में बांटा गया है, रायलो सेल समूह, अलवर सेल समूह, अजबगढ़ सेल समूह के रूप में। ठीक है, दहली क्रम की 3 चट्टानें 3 प्रकार की बांटा गया समूह के अंदर। अलवर सेल समूह के अंदर अलवर क्षेत्र के आसपास जो अलवर सेल समूह, राइलो क्रम की चट्टानें जो बाड़मेर कारगर के क्षेत्र अजबगढ़ सेल समूह भी पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्रिटेशियस की चट्टानें भी पाई जाती है। ठीक है, समझ में आ गया। ग्रेनाइट के भंडारण भी है जो जालोर के अंदर है, और ग्रेनाइट की चट्टानों के होने के कारण से ग्रेनाइट को और इस कारण से जालोर को ग्रेनाइट सिटी भी कहा जाता है। टंगस्टन की खाने हैं वो डेंगाना बाकरी जो नागौर के अंदर है। टंगस्टन की खाने भी पूछ ले तो डेंगाना बाकरी के अंदर, यहाँ पर राजस्थान के अंदर थार के मरुस्थल के अंदर धातुओं के अंदर संदर्भ भी देखा जाए तो दिल्ली मालानी ग्रेनाइट क्रिटेशियस काली की चट्टानों के अंदर बहुत सारे धात्विक खनिज पाए जाते हैं, जिसमें टंगस्टन प्रमुख खनिज है वो क्या है, डेगना बाकरी नागौर के अंदर स्थित है। अब पढ़ते हैं हम इसकी विशेषता के बारे में। राजस्थान के अंदर मर्दा मर्दा थार के मरुस्थल की मर्दा किस प्रकार की मर्दा है, यदि थार के मरुस्थल की मर्दा है वो एंटी सोल मर्दा है, रेतीली बुलई मर्दा, जिसे वैज्ञानिक वर्गीकरण के अनुसार देखा जाए तो ये एंटी सोल मर्दा पाई जाती है। वैज्ञानिक वर्गीकरण 5 प्रकार के वैज्ञानिक वर्गीकरण है, उनमें से जो एंटी सोल सबसे ज़्यादा थार के मरुस्थल में पाई जाती है, जो सबसे ज़्यादा एंटी सोल मर्दा है जो राजस्थान के अंदर, क्योंकि रेतीली बुलई मर्दा का क्षेत्र सबसे ज़्यादा होने के कारण एंटी सोल मर्दा होगी। उसके बाद मेरे एर्डिसोल, कुछ राजस्थान थार के मरुस्थल में भी एर्डिसोल मर्दा भी पाई जाती है। उसके बाद में एल्फिसोल मर्दा, इनसेप्टिसोल मर्दा, वर्टिसोल मर्दा। वर्टिसोल आपको पता है कि अड़ोती के क्षेत्र में पाया जाता है। इनसेप्टिसोल लाल मर्दा, एल्फिसोल जिसे रेतीली जो पूर्वी मैदानी प्रदेश में, और एर्डिसोल एंटीसोल मर्दा है वो थार की मरुस्थल में स्थित है। थार के मरुस्थल में रेतीली बुली मृदा में एंटीसोल मृदा है, जिसके अंदर कुछ भागों में एर्डिसोल मृदा भी पाई जाती है, कुछ भागों में एर्डिसोल मृदा भी पाई जाती है और एंटीसोल मृदा है। प्रमुख पूछा जाए यदि क्वेश्चन ऐसी भी आ सकता है कि कौन सी मृदा पाई जाती है, यदि युगम में पूछ ले तो एंटीसोल एर्डिसोल, यदि सीधा पूछ ले कि सबसे ज़्यादा कौन सी मृदा है तो एंटीसोल आपको करके आनी है। ठीक है, उसके बाद में हम पढ़ते हैं कि यहाँ पर वनस्पति किस प्रकार की है। तो इसकी विशेषता के संदर्भ में देखा जाए तो वनस्पति है वो वनस्पति कौन सी है, मरुद्भिद, जो मरु प्रदेश के अंदर मरुस्थल के अंदर उत्पन्न होने वाली वनस्पति को क्या कहा जाता है, मरुद्भिद कहा जाता है। तो मरुद्भिद है वनस्पति है वो पाई जाती है, जिसे जीरोफाइट भी कहा जाता है। और जीरोफाइट के मतलब नागफनी, कैक्टस, खजूर, आक, मरुस्थलीय घास। मरुस्थलीय घास कैसे, सेवण घास है, मरुस्थलीय घास के अंदर जैसे सेवण घास है,
जो आपने लाठी सीरीज सुना होगा नाम, वो सेवन घास का प्रमुख है इसके अंदर। उसके बाद में इसके अंदर हमने पढ़ लिया कि उसके बाद हमने खजूर अनुसंधान है वो कहाँ लगाया जा रहा है, जोहड़ बीकानेर में खजूर अनुसंधान संस्थान है। उसके बाद में बीकानेर में भी मरुस्थलीय वनस्पति के लिए मरुधरा जैविक पार्क भी स्थापना की गई है, बीकानेर के अंदर है। ठीक है। और हमने इसके बारे में पढ़ लिया कि मरुस्थल कौन सी वनस्पति पाई जाती है। और यहाँ पर दो प्रकार की वर्षा की संदर्भ भी देखा जाए, इसकी वर्षा की विशेषता देखा जाए वर्षा के अंदर, तो 50 सेंटीमीटर से, क्योंकि आपने पढ़ा होगा अरावली से पश्चिम की ओर देखा जाए तो 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। उसके अंदर भी धार के मरुस्थल दो भागों में बांटा हुआ है, शुष्क और अर्ध शुष्क। अर्ध शुष्क में थोड़ा कम होता है, जिसके अंदर जोधपुर है, जैसलमेर ये क्षेत्र आते हैं बाड़मेर, जिनके अंदर कम बरसात होती है। अर्ध शुष्क में थोड़ी 50 सेंटीमीटर से कम होती है। उसके बाद में इसमें नहरें के सिंचाई किस प्रकार होती है, तो यहाँ पर थार के मरुस्थल में सिंचाई है वो मुरु गंगा, जिसे कहा जाता है इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर का दूसरा नाम भी मुरु गंगा है। और ये इस नहर से थार के मरुस्थल में सिंचाई होती है। और सिंचाई कितने जिलों के अंदर होती है, थार का मरुस्थल के अंदर 12 जिले आते हैं, उनमें से 8 जिलों के अंदर वर्तमान में सिंचाई होती है, लेकिन आने वाले टाइम के अंदर 10 जिलों में भी सिंचाई होने की हो सकती है। ठीक है। अन्य भी जो नहरें हैं, गंग नहर है, भाखड़ा नहर है, ये भी इसके अंदर थार मरुस्थल के सिंचाई के अंदर सहयोग करती है। ठीक है। उसके अंदर कैक्टस गार्डन है, वो कुलंद्रा गांव में लगाया जा रहा है, जो सम जैसलमेर क्षेत्र के अंदर आता है। कैक्टस कुलंद्रा जैसलमेर के अंदर आता है। और जो मुरुगंगा पाई जाती है। ठीक है। मरुद्रा जैविक पार्क भी कहाँ स्थित है, बीकानेर में, ये भी आप पढ़ सकते हो। थार के मरुस्थल में आपको पता है क्योंकि सिंचाई कम होती है, नई बरसात कम होती है, इस कारण से यहाँ पर बिरानी कृषि होती है। ठीक है। जिसके अंदर अब बिरानी कृषि के अंदर देखा जाए तो बाजरा सबसे प्रमुख है यहाँ पर फसल है। ठीक है। और थार के मरुस्थल की यहाँ पर प्रमुख नदी पूछा जाए तो लूनी नदी है। लूनी नदी अजमेर के नाग पहाड़ से निकलती है। यहाँ से देखो, यहाँ से लूनी नदी अजमेर के नाग पहाड़ से निकलती है। और उसके बाद में अजमेर, नागौर, जोधपुर, पाली, सिरोही से होती हुई कच्छ के रन में जाकर गिर जाती है। ठीक है। उसके बाद में वायु, यहाँ पर एक मिट्टी मर्दा है, वो एंटीसोल एडिसोल मर्दा की यहाँ पर समस्या रहती है। यहाँ पर थार के मरुस्थल में सेम की समस्या प्रमुख समस्या है। उसके बाद में अपर्दन की भी समस्या प्रमुख मानी जाती है। पवन करता अपर्दन होता है, जिससे लोइस मैदानों का निर्माण होता है। इस प्रकार टीले बन जाते हैं, उन्हें लोइस मैदान कहा जाता है। और यहाँ पर जो अन्न के भंडारण की दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ पर चावल का उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए तो अन्न का कटोरा जो किसे कहा जाता है, गंगानगर को कहा जाता है। और जहाँ पर बासमती चावल पूछ ले तो ये हनुमानगढ़ में मिलते हैं। बासमती चावल का उत्पादन हनुमानगढ़ में होता है। ठीक है। इस प्रकार देखा जाए तो यहाँ पर थार के मरुस्थल की, यदि क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, थार के मरुस्थल की जो ढलान है वो किस प्रकार है, तो आपको पता है लूनी नदी इस प्रकार बह रही है। तो ये थार के मरुस्थल की ढलान है वो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम के अंदर है। और अब जो इस वर्षा ऋतु को भी आकर्षित करता है, ये औषधि चट्टानें पाई जाती है इसके अंदर। और ये इस प्रकार ये इसकी विशेषता है। ठीक है। और हमने पूरी जो इसके विषय पढ़ ली है, और हमने सारी कंप्लीट विशेषता पढ़ ली है। उसके बाद में अगले वीडियो के अंदर हमने पश्चिम मरुस्थली के अंदर जो प्रदेश के अंदर शब्दावली है उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है। तो थार के मरुस्थल के बारे में हमने कंप्लीट कर ली है, वैसे तो विशेषता कंप्लीट कर ली है। और इस डीएम श्याम क्लासेज यूट्यूब चैनल पे भी अन्य भी क्लासें उपलब्ध करवाई जा रहेगी। और जो आप इस डीएम श्याम क्लासेस से जुड़े रहें, डीएम श्याम क्लासेज यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब व शेयर व लाइक करें। आप यदि आप व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे सभी पे यदि आप डालते हो तो ये डीएम श्याम क्लासेज यूट्यूब चैनल है
वो ज़्यादा से ज़्यादा आगे ग्रोथ कर सकता है। आज के लिए इतना ही। थैंक्स।